10 पूरी की पूरी 10 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एनालाइजिंग MCQs ऑप्शन। तुक्का लगाना है भाई, तुक्का। ये वो टिप्स हैं जो कि हर टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर MCQs के सेटअप को पूरा करने के लिए लगाता है, खासकर उन MCQs में जिसमें वो कंफ्यूज होता है या उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए। और वो इन टिप्स को इस्तेमाल करते हुए जब वो तुक्का लगा के आता है और वो गैस लगा के आता है तो वो गैस काफ़ी हद तक उसका ठीक लग जाता है। ठीक है जी, तो ये आने वाली अब आपके पास 10 टिप्स और ट्रिक्स हैं। ठीक है, मैंने आपसे बाली भी बात की थी कि इंटेलिजेंट गैस लगाना है, खाली गैस नहीं लगाना। तो अगर आप यहाँ पे ये सोच के आए कि मैंने आपको खुद भी ऐसी किसी भी किस्म की कोई भी बात कह देनी कि आप इस बेस पे कोई भी तुक्का लगा दो, ABCD में से कोई भी लगा दो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच कर आए हैं तो काइंडली आप इस वीडियो को यहीं पे इसी वक्त ट्वीट कर सकते हैं। मगर 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 याद रखिए, अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो मेरी आपको ज़मानत है, पूरी की पूरी गारंटी, आप MCQ 80 to 90% श्योरिटी के साथ ठीक लगा के। सो my name is Sana Nisar. Welcome to Psychology Junction with Sana Nisar. If you are new at my channel, please subscribe and like this and share this content as much as we can, because sharing is always caring and sharing is also a charity. So before any further ado, let's get move towards the 10 tips and tricks. ओके जी, सबसे पहले टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 पे जाने से पहले हम एक चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास 3 तरह के MCQs होते हैं। उन 3 तरह के MCQs कौन से हैं जी? पहला MCQ टाइप ऐसी है जिसके अंदर बहुत ईजी आंसर्स होते हैं। ठीक है, आपको बहुत ईजी MCQs होते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs होते हैं। ठीक है, दूसरी आपके पास टाइप आती है, वो ये है कि जी उसके अंदर आपके पास ऐसे MCQs होते हैं जिनके आपके माइंड में फॉगी आंसर्स होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और तीसरी टाइप ऐसी होती है जिसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग खाली है, भेजा ऊपर ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि भाई कहाँ से आ गया, कहाँ से उठ के आ गया, कोई पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये 3 तरह की MCQs की टाइप्स आ रही हैं आपके पास। पहले नंबर पर जो टाइप थी उसकी मैंने बात आपसे पिछली वीडियो में करती थी, जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी नंबर 1 में बात की थी कि हमने इसके अंदर स्किमिंग के दौरान मोस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल बैठ आते हैं आपने उनको मार्क करते चले जाना है। इसलिए अब जो 10 ट्रिक्स की बात होने वाली है वो हम इन 2 अगली वाली टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर आपके पास फॉगी आंसर्स हैं आपके माइंड के अंदर। ठीक है, और या बिल्कुल भी ब्लैंक हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो टिप नंबर 1 जो है वो हम इस बारे में बात करेंगे, एलिमिनेट द ऑप्शंस। ठीक है, एलिमिनेट द ऑप्शंस के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज आ रही हैं। नंबर 1, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं आप कि आपके पास अगर किसी ऑप्शंस के अंदर, किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस में से आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बहुत एक्सट्रीम हैं, ठीक है, उनका दूर दूर तक आपस में कोई ताल्लुक नहीं हो रहा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। ठीक है, तो आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई फिजिक्स का MCQs ऐसा है जिसके अंदर 4 नीचे ऑप्शन है, कैलकुलेशन बेस्ड है, और आपके पास वो 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर एक वैल्यू है आपके पास, ऑप्शन ए के ऊपर आपके पास वैल्यू है 1, ऑप्शन बी के ऊपर आपके पास वैल्यू है 15, ऑप्शन सी पे वैल्यू है 17 और ऑप्शन डी के ऊपर आपके पास वैल्यू आ रही है 50। तो जो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी आ रही है आपके पास, 1 एंड 50, ये फॉरन एट द स्पॉट एलिमिनेट करते। पीछे बचे आपके पास 2 ऑप्शंस, उन 2 ऑप्शंस को आप कैलकुलेट करें, आपके मोस्ट ऑफ द करेक्शन के जो चांसेस है वो उन्हीं 2 ऑप्शंस में से एक होने वाले। एक स्ट्रैटेजी ये होगी। दूसरे नंबर पे आपके पास स्ट्रैटेजी है कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, ठीक है, तो उस ऑल ऑफ द अबव के चांसेस होने के, करेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो 95% हैं। कितने हैं? 95%। मैंने अब आपको बात ऐसी नहीं करती, अब आपके दिमाग में भी सवाल है कि भाई ये क्या बात हुई, ऐसी किसी बात पे बात कर दी आपने, ऐसी किस बेस पे आपने बात कर दी, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो इसके पीछे बड़ा अच्छा साइकोलॉजिक है। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट था ये प्रॉपरली एनालाइज्ड हुआ था। ठीक है, 2016 या 2015 राउंड अबाउट इसी पार्ट में ये एक रिसर्चर था, मुझे उसका नाम भूल गया। ठीक है, उन्होंने कुछ पेपर्स एनालाइज किए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्पेसिफिकली और बोर्ड एग्जाम्स के, उनमें से उन्होंने जो एनालाइजेशन की थी इस बेसिस के ऊपर, उन्होंने ये कहा था कि जो ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन होते हैं ना, जिसके अंदर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है, उसके 95% होने के चांसेस ठीक होते हैं, और जिसमें ऑप्शन में नन ऑफ द अबव आ जाए ना, उसके करेक्ट होने के जो चांसेस है वो सिर्फ 10% है। तो लिहाजा जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है नन ऑफ द अबव, तो एक दफ़ा उसको लगाने से पहले 100 बार सोच लें और पहले पिछले 3 ऑप्शंस को प्रॉपरली एनालाइज कर लें कि कहीं भाई उनमें से तो नहीं कोई बन रहा, उसके बाद नन ऑफ द अबव की तरफ आ। ठीक है, ये आपके पास दूसरी स्ट्रैटेजी होगी एलिमिनेशन राउंड के अंदर। तीसरी स्ट्रैटेजी जो है वो आपके पास वो ये है कि ऐसे ऑप्शंस जिनके अंदर सिमिलैरिटी आ रही हो ना, ठीक है, उसके करेक्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन उन्हीं में से एक आपके पास ठीक आ रहा होता है। तो ये होगी आपके पास टिप नंबर 1।
अच्छा, जो टिप नंबर 2 है ना आपके पास, टिप नंबर 2, ठीक है, ये है ब्रेन सिग्नलिंग टेक्निक, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, ब्रेन को सिग्नल्स देने हैं। ये आप हर थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फिजिक्स के कोई टॉपिक थियोरेटिकल हैं, चाहे वो बायो के केमिस्ट्री के हैं, थियोरेटिकल बेस्ड जो चीज़ें आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन पढ़ के ना एक तरह फॉग सी बन जाती है माइंड के अंदर, आपको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन कंफ्यूज हो रहे थे कोई एक दो ऑप्शन के अंदर कि इन्हीं में से है, कोई दिल कह रहा नहीं है ये है, ये दिमाग कह रहा नहीं ये है, ये है, ठीक है। तो ये उस तरह के टॉपिक्स को ना, उस तरह के MCQs को गैस आउट करने के लिए ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करें कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है। सबसे पहले चेक करें कि वो चैप्टर का कौन सा है। जब आपको चैप्टर याद आ जाए तो सबसे पहले उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या उठाना है कि आपने वो टॉपिक सोचना है कि भाई ये इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए। जब आप उस टॉपिक के अंदर से बात उठा लेते हैं ना, तो नीचे जो आपके पास 4 ऑप्शंस है ना, उनमें से वो ऑप्शंस तो पक्के एलिमिनेट कर दें जो कि उस चैप्टर या उस टॉपिक से रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। पीछे बच रहेंगे आपके पास 1 2 या 3 MCQs के ऑप्शंस बच जाएंगे आपके पास। अब उसके अंदर से आपने एनालाइजेशन करना शुरू करनी है कि ये चीज़ इससे रेलिवेंट कितनी है, ये इससे रेलिवेंट कितनी है, ये इससे रेलिवेंट कितनी है, ठीक है। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, जो थियोरेटिकल टॉपिक्स आ रहे हैं, उनके अंदर जो MCQs इस तरह के आते हैं जिसमें आप फॉगी माइंड के साथ बैठे हुए होते हैं, तो आप इस तरह उसके ऊपर इंटेलिजेंट कैस लगा सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास टिप नंबर 3 की, जहाँ पे आपके पास बात आएगी कि बोथ B and C और ओनली B and C, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं बोथ B and C ऑप्शंस, कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिसके अंदर बोथ B and C का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान में भी हुई थी, जो मैंने पहले स्टार्ट में बात की कि इस तरह के MCQs के ऊपर रिसर्च हुई थी, और ये इंडिया के अंदर भी रिसर्च हुई है, ठीक है। जो उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि UPSC के एग्जाम्स हो गए, जीट के हो गए, नीट के एग्जाम्स आते हैं उनके, ठीक है। तो उसके अंदर जो उनकी रिसर्च हुई थी, तो उनके भी रिसर्चर्स ने ये बात साबित की है पेपर एनालाइजेशन के थ्रू कि जिन ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन आ जाए ना बोथ B and C, उसके ठीक होने के चांसेस 70% है। लॉजिक इसके पीछे क्या है, लॉजिक बिल्कुल लॉजिक में बताऊंगी आपको। लॉजिक इसके पीछे ये है कि देखिए, जब भी कोई एग्जामिनर आपके अंदर आपके क्वेश्चंस बनाता है ना, MCQs के ऑप्शंस डालता है, तो कभी भी मोस्ट ऑफ द चांसेस उसके ये कोशिश होती है कि कभी भी ऐसा ना हो कि बच्चा MCQs पढ़े, पहला ऑप्शन देखे, उसको पहले ऑप्शन को मार्क कर दे कि नहीं ये देखा ये ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ जाए ना। और ना उसकी ये कोशिश होती है कि वो इतना कन्फ्यूज हो जाए कि वो चौथे या 5वें ऑप्शन तक जाते जाते इतना कन्फ्यूज हो जाए कि उसको बिल्कुल भी समझना है। इसलिए जो उसकी कैटेगरी होती है ना, उसका जो आप कह लें कि मार्जिन होता है करेक्शन का, तो उसने रखा होता है वो हमेशा मिडल में मोस्ट ऑफ द टाइम रखा होता है। तो आपके पास B and C ऑप्शन जो अब आपके पास इकट्ठा आ जाए कि बहुत B and C, तो उसके 70% चांसेस ठीक होने के पक्के हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई थी टिप नंबर 3। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 के ऊपर। टिप नंबर 4 ये है कि अगर चलें बहुत B and C का ऑप्शन नहीं है आपके पास लेकिन अकेले से B और C का ऑप्शन है, तो उसके पीछे भी सेम ये लॉजिक है, ठीक है। लेकिन अगर बोथ B and C नहीं है, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं A and C, ठीक है, A and C का आपको लग रहा है कि A and C में से ठीक है कोई ऑप्शन, तो उसमें से जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रखेंगे ना आप करेक्शन की, वो ऑप्शन C की रखिएगा। ऑप्शन C के करेक्शन होने के चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम 25 to 27% होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आपके पास ऑप्शन A और B के अंदर या B और D के अंदर कोई आपके पास पॉइंट आ रहा है, तो उसमें से आपने हमेशा प्रेफर करना है ऑप्शन B को। अगर आपको लगता है कि B और C दोनों में से ही कोई ठीक है, जहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन का थोड़ा सा मसला हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी अपना IQ लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी माइंड टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि भाई इसमें से मोस्ट रेलिवेंट कौन सा है। इस तरह के जो MCQs होते हैं मोस्टली MCAT और ECAT के अंदर आते हैं, ठीक है। और ECAT वालों, आपके पास UET का सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, UET ने आपके लिए सेकेंड ECAT की ऑप्शन अवेलेबल कर दी है, तो लिहाजा जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो इसकी वेबसाइट पर जाकर लाजमी सर्च कर लें, ठीक है जी। अब हम आते हैं टिप नंबर 5 के ऊपर। टिप नंबर 5 को जो है ना, उसका जो आपके पास टिप है वो है लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड्स। लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड्स, इससे पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टिप थी ना, ये एक ऑथर ने दी थी, उसका नाम था विलियम पॉन्डस्टॉन, ठीक है। उसने एक बुक लिखी थी रॉक ब्रेक सीजर्स, ठीक है। ये एक ऐसी बुक थी जिसके अंदर उसने MCQs या किसी भी तरह के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना आपके पास, उनको आउटगेस करने के लिए उसने इसमें टिप्स और ट्रिक्स बताई थी। और ये बड़ी बेहतरीन किताब है, यकीन करें अगर कभी मौका मिले कहीं से आपको इसकी सॉफ्ट बुक मिल जाए पढ़ने के लिए, तो इसको लाजमी अपना ना पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। इसने बोला था कि जो लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड्स होते हैं ना, ऐसे ऑप्शंस जिनके अंदर लेंथी कीवर्ड्स आ रहे हैं, लेंथी ऑप्शंस आ रहे हैं, उनके करेक्शन के चांसेस हमेशा 90% होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वर्ड्स, ठीक है। तो हमेशा अगर कुछ ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं आपके पास जिनके अंदर आपके पास लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो उनकी प्रेफरेंस अपने आंसर्स में आप चूज़ करने के ऊपर ज़्यादा रखें एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, ठीक हो गया। तो ये आपकी टिप नंबर 5 हो गई। अब हम आते हैं टिप नंबर 6 के ऊपर। टिप नंबर 6 है
अवॉइड और एलिमिनेट नॉर्थ साउथ ऑप्शंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है जी? नॉर्थ साउथ, देखिए नॉर्थ और साउथ, बाकी जैसे ईस्ट एंड वेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे नॉर्थ और साउथ का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, एक्सट्रीम है ना, मैंने पहले भी स्टार्ट में कहा कि एक्सट्रीम वैल्यूज को कट ऑफ कर दिया करें। ठीक है, तो ये भी ऐसी है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और उस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नीचे से, हाँ जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ एनालिटिकल बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं ना कुछ। ठीक है, तो अगर उस तरह में ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, वो आपसे कह रहे हैं कोई एनर्जी आ गई आपके पास, आपसे नीचे से ऑप्शन 4 आए हुए हैं, आपको कहते हैं जी आपने इसके अंदर से जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, या आपने जो सिमिलर पॉइंट है आपने उसको पॉइंट आउट करना है। ठीक, अगर हम एक्सट्रीम वाले की बात कर लें, ठीक है, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और एक्सट्रीम में ये चीज़ आ रही है कि आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सेम कैटेगरी से हैं, सेम नीश से हैं, सेम स्पीशीज से हैं। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है उनका, उस ऑप्शन का इस पिछली स्पीशीज से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो डेफिनेटली आप जो हैं उसी पॉइंट के ऊपर जो है ना, आप उस एक्सट्रीम वैल्यू को वहीं से पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है, कि आपको कहने कि आप इनमें से जो एक्सट्रीम चीज़ है उसको पॉइंट आउट करें, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को पॉइंट आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिन जो कि ट्रीज़ के ऑप्शन हैं। ठीक है, उन ट्रीज़ के नाम है। चौथा ऑप्शन ऐसा है जो कि किसी एनिमल का नेम है, तो डेफिनेटली आप उसके अंदर से वो ऑप्शन एक्सट्रैक्ट कर देंगे जो कि उसका पिछले ऑप्शंस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, और वो ऑप्शन शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाले जाते हो। ठीक है, तो ये होगी आपकी टिप नंबर 6। ओके, उसके बाद आती है आपके पास टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 ये है कि साउंडिंग एंड कीवर्ड्स। साउंडिंग में क्या है? ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास 2 ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जो कि बहुत सिमिलर होते हैं, या आपके पास 2 ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं आपके। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में आपने इन्हीं 2 ऑप्शंस को उठाना है। या तो आपके पास अगर ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके जैसे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर हैं, उनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उन 2 सिमिलर ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है। या आपके पास 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, बिल्कुल है एक ही डोमेन के लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है, लाइक लेफ्ट राइट, ये सेम डोमेन के डायरेक्शन की बेस्ड है लेकिन एक लेफ्ट है एक राइट है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस लेफ्ट और राइट में से आपका एक ऑप्शन ठीक होने वाला है। तो ये थी आपकी टिप नंबर 7। टिप नंबर 8 जो है वो आपकी ये है ग्रामेटिकल एरर। एनी ऑप्शन, स्पेसिफिकली इन इंग्लिश, एनी ऑप्शन जिस ऑप्शन के अंदर आपको ज़रा सी भी ग्रामेटिकल एरर की भनक पड़ गई है ना, वो आप फ़ौरन से एलिमिनेट कर दें कि भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर वाला कोई भी ऑप्शन आपका कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी आपकी टिप नंबर 8। टिप नंबर 9। टिप नंबर 9 ये है, इफ़ यू हैव एनी 4 और 5 ऑप्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तो 4 ऑप्शंस ही आते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास तब वो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपने उसमें से हमेशा एनालाइज करना है, और देखिएगा आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे। अभी आप लोग आजकल टेस्ट सेशंस दे रहे हैं, मॉक एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप उसमें भी ये चीज़ थोड़ी सी एक्सपीरियंस करके देखें। मोस्ट ऑफ द टाइम B एंड C ऑप्शंस के अंदर से ही एक ऑप्शन करेक्ट निकल आता है। ठीक है, इन केस अगर आपको A और D में से कोई भी ऑप्शन नहीं समझ आ रहा, ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे और आपकी बार बार मेमोरी उसी पॉइंट पे अटक रही है ना आके B C में, तो उसमें से सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस आपने ऑप्शन B को रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जो प्रेफरेंस है ना ऑप्शन C के ऊपर रखनी है। ठीक है, ये वही लॉजिक है जो मैंने आपको पीछे बहुत B एंड C में भी आपको मैंने बयान की थी। अब आते हैं आपकी लास्ट टिप नंबर 10 के ऊपर। इट्स टिप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। मैंने आपको स्ट्रैटेजीज में भी आखिर बात पे ये बोली थी, और अब भी मैं आपको टिप्स के लास्ट पे ये बोल रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी लर्निंग होगी। आपके पास बहुत सारे MCQs का खजाना है, पास पेपर्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, प्लीज़ उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। वो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी मेमोरी में वो चीज़ें बिठा रहे हैं, आप अपनी मेमोरी में वो चीज़ें कंसीव कर रहे हैं। ठीक है, यकीन करें वो मेमोरी में कंसीव हुई चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं होने वाली। कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो आप MCQ जो उससे रेलिवेंट कोई भी MCQ होगा तो आप लोग उसको बिल्कुल रिट्रीव कर सकते हैं। आपके पास एबिलिटी है उसको रिट्रीव करने की। ठीक है, प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द कंटेंट एज मच एज यू कैन। सी यू सून। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।